Assalamualaikum. Good morning. Subah bakhair. Good morning, everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. What a match. Congratulations. देखिए हमने कल ही कह दिया था इंशाल्लाह आज हम ज़रा पाकिस्तान की जीत मना लेंगे। अब हमें आदत सी हो गई है बिकॉज वी कीप विनिंग। सो 3 out of 5 ODIs जो हैं हम जीत चुके हैं। सीरीज तो एक तो हमारा मसला ये है कि हम बड़ी जल्दी आदतें डाल लेते हैं। ये मुझे मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है भाई। मुझे अभी पिछली T20 सीरीज थी जो हम नहीं जीत सके थे और हम उम्मीद कर रहे थे अब्दुल्ला ने जरूर वो सुबह बात करनी होगी भाई। वो बात गुजर गई। अभी लेटेस्ट की बात करो ना, तो हम लेटेस्ट जो जीत रहे हैं। कह रहा हूँ कि इंसान को जरा हम्बल रहना चाहिए, जरा ग्राउंडेड रहना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि हम जीत गए। अब इसमें हम बढ़के मारे कि हम जीत गए, हमें आदत हो गई। 3-0 पे हमने 3 मैचेस जीत चुके हैं, उन्होंने एक भी नहीं जीता। अभी हम हम्बल होके बैठे रहे। आप हम्बल हो जाएं, मुझे जरा मनाने दे। मेरी तो तबीयत ही ऐसी है। पीपल नो। देखो अब्दुल्ला, बात ये है कि हम सालों से इधर बैठ रहे हैं, लोग हमें जान गए हैं अब। अच्छा, आपको पता है क्या कि 12 साल बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड से कोई सीरीज जीता है आफ्टर 12 इयर्स। और फिर कहते हैं खुशी ना मना। ऑफ कोर्स यही तो सारी बात है। और अच्छा मैच था, ऑल्दो आई मस्ट कन्फेस कि स्कोर पाकिस्तान ने इतना कोई खास बहुत बड़ा नहीं दिया, लेकिन उनको शायद पता होगा कि विल बी एबल टू मैनेज दैट एज वेल बिकॉज दे डिड। और 26 रन्स जो थे वो रह गए थे। न्यूजीलैंड कुड नॉट कीप अप एंड सारी विकेटें हमने उनकी उड़ा दी। और इमामुल हक की शानदार परफॉर्मेंस रही। उनकी गुफ्तगू भी हम सुन रहे थे जियो न्यूज़ पर। जाहिर है अफसोस तो उन्हें भी है ना, हमें भी है कि उनकी सेंचुरी नहीं हो सकी ना। हाँ, वैसे टू बी ऑनेस्ट ये वैसे होता है कि कोई भी क्रिकेटर खेल रहा हो ना, बेशक पाकिस्तानी हो या कोई और भी हो, जब 100 नहीं हो सकती और इतने करीब हो तो मुझे वैसे ही उनके लिए दुख होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए, तो इमाम के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। और उन्होंने यही कहा जो हम भी कहेंगे कि अच्छा है ना, पाकिस्तानी टीम जीत गई। अब ये सीरीज हम अपने नाम कर चुके हैं इंशाल्लाह। और अगर हम ये क्लीन स्वीप हो जाए, जिसका मतलब है 2 और जो भी मैचेस रहते हैं वो भी अगर हम जीत लें तो अब्दुल्ला को देखेंगे कि किस तरह हम्बल बैठते हैं। We will be the number 1 ODI team in the world. We will be, इंशाल्लाह we are on our way. तो ये अच्छी खबर थी। और ऐसी अच्छी खबरों से शो का जब स्टार्ट होता है ना तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उसके बाद आपको पता ही है कि क्या क्या हो रहा होता है। तो स्टार्ट हो जाए या जी, अभी उसके बाद क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या वही बातें हैं, आपको पता ही है। हम रोज ही कोई ब्रेक थ्रू नहीं है बेसिकली। अब आज लेट्स सी कि इमरान खान साहब अदालत में पेश होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें तलब किया है। और बातचीत वाली बातें भी कहीं बस बातें ही रह गई हैं। रोज़ हम सुनते आते हैं ना कि सियासतदान बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं करते, हर बहरान का हल मेज़ पर निकलता है। मगर लगता ये कि शायद ये बातें ही हैं। तो दरवाजे तो शायद खुले ही थे, लेकिन हमारे यहाँ भी जंगों तक के मामलात का हल मेज़ पर निकला है। अभी क्या हुआ है, हुकूमत और तहरीक इंसाफ मेज़ पर बैठ भी गई, खाली हाथ भी रहीं। बातचीत के 3 रोज हुए, लेकिन सियासी जमूद टूटना था ना टूटा। शायद ग्लास तोड़ा है और वो 12 आने भी हाथ में नहीं आए हैं। PTI कल रिपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची, जिसमें बताया गया कि हुकूमत से एक ही दिन इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन तारीख पर मुत्तफिक नहीं हो सके। एक ही रोज़ इलेक्शन पर तैयार है, मगर शर्त यह है कि हुकूमत असम्बलियाँ 14 मई तक तहलील कर दे। साथ ही दरख्वास्त की कि अदालत 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर अमल कराए। यानी सुई वहीं की वहीं फंसी हुई है। और इमरान खान ने मुज़ाकरात की नाकामी के बाद कारकुनों को एहतजाज के लिए निकलने की हिदायत भी कर दी है। वो तो खैर रेडी बैठी होती है ना वो हिदायत उनके लिए। तो उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात तो नहीं हुए, निकल आओ तुम लोग। क्या कहा देखें। अच्छा जी, चले वो हम बता रहे हैं, बस उन्होंने कहते आ रहने की हिदायत कर दी है। अच्छा, वैसे मुज़ाकरात का ऐसा नतीजा गैर मुतवक्का भी नहीं था। आपको पता ही है ना, पहले ही ऐसी बातें हो रही थी जिससे ज़रा स्टेलमेट किसी सिचुएशन पैदा हो गई थी। और सुनिए क्या कुछ हो रहा था। तो उन्होंने बयान दिया है कि जी हम 3 शहरों में शुरू कर लें, बिल्कुल शुरू करें ताकि मुज़ाकरात मगरों लथन जी परिया बिठा दी है, जायज़ तरीके ना बिठाई गई है, नजायज़ तरीके ना बिठाई गई है। ये तो हम इत्माम उज्जत कर रहे हैं। बाकी इससे क्या रिजल्ट निकलना है, तो क्या रिजल्ट पिछले साल 1.25 साल में निकला है। मैं अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि सियासतदानों का भी मसला नहीं है कि सियासतदान आपस में बैठकर बात तय करें। ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। हाँ, इलेक्शन कमीशन बाज़ औक़ात इलेक्शन के बारे में मुशावरत के लिए सियासी जमातों को बुला लेती है, तो उसका इख्तियार है। अच्छा जी, अब आपको ये भी बता दें कि PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने ये तो नहीं कहा कि हुकूमत से बातचीत ख़त्म हो गई है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि इलेक्शन की तारीख पर डेडलॉक है। हालांकि हकीकत ये है कि सारा झगड़ा ही इस तारीख पे था। और बाकी बातें तो आपको पता है कि मतलब वो तो सानवी हैं। अब एग्जैक्टली उनका क्या कहना था।
कल इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जमा कराई जिसमें कहा गया कि इलेक्शन की तारीख देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अदालत इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे और 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले पर नज़रसानी करे। अब हालात ये हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का चाकते बंद होने का सिर्फ ऐलान ही बाकी रह गया है। सारा बोझ दोबारा अदालत के कांधों पर आ गया है। आपको पता ही है वहाँ पहले ही क्या इशूज़ चल रहे हैं। वो अदालत जिस पर पहले ही पार्लियामान के अंदर की जानिब से जानिबदारी के इल्ज़ामात लग रहे हैं और ऐसे माहौल में अपने दामन पर सियासी छींटे लगाए बगैर इस तनाज़े को निपटाना बज़ाते खुद अदालत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अदालत से कब और क्या फ़ैसला आता है, सबको इसी का इंतज़ार है। अच्छा जी, इसी पे बात करेंगे। वी हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ हैं कमर ज़मान कायरा साहब। क्या हाल है आपका कायरा साहब? कल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने आपको पता है बहुत सी बातें की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में आगे बढ़े हैं, मगर शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करना बेमायनी है। तो उनको तो लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम ही हो गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी रिपोर्ट दे दी कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई। कौन जिम्मेदार है मुज़ाकरात की इस नाकामी का आपके ख्याल में? मैं तो जी इस कमेटी में नहीं था, लिहाजा मुझे अंदरूनी स्टोरी सारी का तो नहीं पता। कुछ बातें नवीद कमर साहब ने असेंबली में बताई है और या आपकी तरह मैंने भी बातें कुछ सुनी है, और जो मेरी इतला है वो ये है कि बड़े कंस्ट्रक्टिव माहौल में ये गुफ्तगू का आगाज हुआ था डायलॉग का, और इस डायलॉग में दोनों अतराफ से अपना अपना एजेंडा सामने रखा गया। और एजेंडा ये था, पीटीआई की तरफ से ये था कि फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएँ और जो अदालत का हुक्म है उसके मुताबिक चला जाए। हुकूमती टीम का मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन एक दिन कराए जाएँ और बजट के बाद होंगे, असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करने दें। लिहाजा इन दोनों पोजीशनों से गुफ्तगू शुरू हुई और अल्टीमेटली ये नैरो डाउन होती होती 2 मीटिंगें जब कंक्लूड हुई तो तकरीबन इस बात पे इत्तेफाक था कि इलेक्शन एक दिन हो जाए, बजट ये हुकूमत पेश करे, बजट के बाद जुलाई के फर्स्ट वीक में शायद ये गवर्नमेंट ख़त्म कर दी जाए, असम्बलियाँ तोड़ दी जाए और केयर टेकर आ जाए और फिर 90 दिन के अंदर इंतखाब करा लिया जाए। हमारी जो पार्टी जो ग्रुप है या गवर्नमेंट के जो साइड है उनकी तरफ से मुतालबा था कि नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में नहीं, आप 4th वीक ऑफ जुलाई में असेंबली डिसॉल्व कर लें ताकि बजट के बाद कुछ दिन मिले चीज़ें स्टेबल करने के लिए, तो फिर उसके बाद असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए, बट जुलाई में डिसॉल्व कर ली जाए। तो इस पे रिजोल्यूशन पे जो इख्तलाफ था वो सिर्फ इतना रह गया था कि फर्स्ट वीक में या आखिरी वीक में, तो अगर ये गुफ्तगू चलती तो अमकान था कि बाकी बातों पे भी इत्तेफाक था, तो इसमें कोई मिडल निकल आएगा, कोई 3rd वीक 2nd वीक इस पे बात हो जाएगी। लेकिन क्योंकि 3rd दिन तीसरी जो लम्हा था, मरहला था, उससे उसी दिन मॉर्निंग में इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अगर 14 मई को जो अदालत का हुक्म है उसके तहत इलेक्शन नहीं होते तो आप छोड़ दें मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। अगर इन्होंने एक इलेक्शन कराने हैं तो 14 से पहले असम्बलियाँ डिसॉल्व करें और फिर हम इस बात को एग्री करते हैं। तो ये तो वही शर्त थी जो इमरान खान साहब पहले भी लगा रहे थे। तो हट धर्मी का मुजाहरा तो इमरान खान साहब ने खुद किया, टीम उनकी राजी थी, हमें टीम पे एतराज़ नहीं था, लेकिन उनकी टीम ने उनको वो परसू नहीं कर सके। हमेशा ही ऐसे होता है, कई दफ़ा उनके दोस्तों की सुनकी हुई कि वो मुज़ाकरात में कोई बात कर जाते हैं, उसके बाद खान साहब जाके उसको ओवररूल कर देते हैं और उनको सुनकी का सामना करना पड़ता है। That is a very interesting inside story कायरा साहब, क्योंकि अब तक यही इंप्रेशन था कि 14 मई को असेंबलियाँ तोड़ने का पीटीआई का इसरार है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनकी टीम तो जुलाई के पहले या चौथे हफ्ते पर तकरीबन रजामंद थी। उस पर बस डिसाइड हो रहा था कि जुलाई में असेंबलियाँ तोड़नी हैं तो किस हफ्ते में तोड़नी है। उसके बाद इमरान खान साहब चूँकि ज़ाहिर मुशावरत का अमल तो नहीं है पीटीआई में कोई, वो अपने तय ही फैसले करते हैं, तो उन्होंने कहा कि 14 मई को असेंबलियाँ टूटेंगी तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ से मामलात ख़राब होना शुरू हुए। सो ये जो जुलाई का पहला हफ्ता या चौथा हफ्ता वाली इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो अगर आगे बढ़ती रहती तो शायद कोई हल निकल आता, लेकिन नहीं हो सका। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस। लेकिन
आपको पता ही है अब अल्टीमेटली आपने अपना वर्जन दिया है, ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी, इनफैक्ट शुरू हो गई है। पीटीआई अपना वर्जन देगी और यही कहेगी कि भाई हमने तो बड़ी लचक दिखाई, हुकूमत ने लचक नहीं दिखाई, इत्तेहादी हुकूमत ने, और यही तासुर जाएगा कि सियासी क़यादत एक मरतबा फिर नाकाम हो गई है अपने मामलात हल करने में, और इनमें इतना विजन नहीं है, इतनी दानिशमंदाना सलाहियत नहीं है कि अपने मामलात मेज़ पर बैठ के तय कर सकें। तो फिर सियासतदान जो शिकवा करते हैं सर कि अपने मामलात हमें हल करने का मौका नहीं मिलता, ये शिकवा जायज़ है? कि गुजारिश ये है कि सियासी क़यादत का फेलियर है। हाँ, ये बात तो दुरुस्त है, क्योंकि सियासी लोग ही बैठ के मुज़ाकरात कर रहे थे, इसमें डेडलॉक आया, अल्लाह करे ये डेडलॉक दूर हो जाए और मुज़ाकरात रिज्यूम हो जाए और मसला हल हो। लेकिन अगर फेलियर है तो सबको कंडेम कर देना मुनासिब नहीं होगा। हमें देखना होगा दोनों तरफ के आर्गूमेंट को सुनने के बाद कि कौन है जो दुरुस्त कह रहा है, किसका मौक़िफ़ करीने क़यास और हक़ाइक़ के नज़दीक है। अगर दूसरी फरीक ने लचक का मुजाहरा किया है और जो गुजारिशात मैंने की है अगर वो दुरुस्त है, तो फिर हट दर्मी का मुजाहरा तो इमरान खान साहब ने किया कि उन्होंने आखिरी दिन ये बात वाज़े तौर पे खुद ही ऐलान कर दिया कि 14 तारीख को मई को जो अदालत का हुक्म है उस तक असम्बली डिसॉल्व होती है और इलेक्शन की डेट आती है तो ठीक है, वरना जाएं। तो फिर डेडलॉक किसने किया? तो अगर किसी ने ऐसा किया है जिसने डेडलॉक किया या जिसने मुज़ाकरात के फेलियर का पहले से बैठने से पहले ऐलान कर दिया, तो फिर उसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हमें किसी पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए ना, किसी एक के गुनाह सबके सर पर नहीं लगा देना चाहिए। तो कब कायरा साहब सवाल तो यही आता है ना कि अब करना क्या है, क्योंकि हो सकता है कि अब अदालत हुकूमत से भी कहे कि वो मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ से आगाह करें, हमें भी बताएं कि क्या हुआ, और अदालत मुतमईन ना हुई तो वो तो पहले ही कह चुके हैं कि 14 मई को इलेक्शन कराएंगे, वो तो कह रहे हैं कि करें, इस फैसले पर वो कायम है। तो क्या हुकूमत करवा देगी इलेक्शन, और अगर नहीं करवा सकती तो फिर इसके बहरहाल नताइज तो ऑब्वियसली होंगे जो भुगतने पड़ेंगे। तो हुकूमत ने अब क्या करना है, क्या हिकमत अमली है आपकी? मेरा ख्याल है इसका वक्त नहीं आएगा। आज मेरा ख्याल है, आज सुना है इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू फाइल किया है और अदालत अपने फैसले पे नजरसानी फरमाएगी और कोई बेहतरी का रास्ता निकल आएगा, क्योंकि अब तो इतने दिनों में तो तैयारी भी नहीं हो सकती, इलेक्शन पॉसिबल नहीं है होना। अब तो देखे ना, मेरे 10 दिन रह गए शायद टोटल। 10 दिन के अंदर तो इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल नहीं हो सकती, ना ही कैंपेन किसी ने की है, ना ही जमातों की कोई तैयारी है, ना इलेक्शन कमीशन की कोई तैयारी है। दूसरा ये है कि ऐसी अभी तक जो पार्लियामान ने कहा हुआ है हुकूमत को क्या पैसे नहीं दे सकते, वो भी एक मसला है। और एक दिन इलेक्शन का और अदालत के फैसलों के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि जो रिव्यू गया है अदालत के अंदर, उस रिव्यू के आउटकम को देखना चाहिए, उसके बाद इस पे कोई कमेंट करेंगे, उससे पहले इस पे कमेंट करना कोई मुनासिब नहीं होगा। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका कमर ज़मान कायरा साहब। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, अब वहाँ से क्या रद्द अमल आता है ये इज़ येट टू बी सीन। इसी पर ज़रा तज्जिया लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहिबा, अब तहरीक इंसाफ ने अदालत में बताया कि तफसीली मुज़ाकरात हुए, रिपोर्ट जमा करा दी है, मगर कोई पेशरफ नहीं हो सकी और अदालत पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने के फैसले पर मिनो अन अमल कराए, ये उनका मुतालबा था जो दोबारा उन्होंने दोहराया है। इसका मतलब ये हुआ कि मुज़ाकरात के दरवाजे अब बंद ही समझें, या अब भी आपको लगता है कि कोई रास्ता निकल आएगा बीच का? देखिए, मुज़ाकरात के तो दरवाज़े आगाज़ के साथ ही जो है वो बंद हो गए थे। उसकी वजह ये कि इमरान खान साहब मुस्तकिल इन मुज़ाकरात के आगाज़ के साथ ही जो है वो अपनी शराइत भी पेश कर रहे थे, और उन्होंने पहले दिन से जब कमेटी बातचीत के लिए बैठी उसके साथ ही उन्होंने ये शर्त आयद कर दी थी कि इंतखाबात के असम्बलियों को जो है वो 14 मई से पहले तहलील किया जाए, जो कि सरेदस्त मुश्किल भी था, बल्कि नामुमकिन नज़र आता था है, क्योंकि आप आगे अगर आप देखें तो जून के अंदर बजट को पेश होना है, अभी IMF के साथ मामलात चल रहे हैं, बहुत सारी और बातें जिनकी बुनियाद के ऊपर फौरी तौर पर इंतखाबात जो है वो मुमकिन नहीं थे। और इसके साथ साथ हुक्मरान इत्तेहाद भी अपनी एक पोजीशन लेके बैठी है, जो कि ये कहते हैं कि जी हम अक्टूबर से पहले इंतखाबात नहीं ले रहे, मगर यहाँ पर हुक्मरान इत्तेहाद को एक जो जिस तरह से सपोर्ट मिली है वो इलेक्शन कमीशन से भी मिली है, उनको फ़ौज से भी मिली है, इस्टेब्लिशमेंट से मिली है कि इंतखाबात जो हैं उसके लिए जो वसाइल चाहिए वो
वसाइल मौजूद नहीं है। मसलन ये कि उनको जो फ़ौजी एहलकार चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि सिक्योरिटी के पेश नज़र कम अज़ कम इंतखाबात से 21 दिन पहले उनको पुल आउट करना पड़ता है जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस के अंदर है, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है और फिर वो इंतखाबी मराहिल के अंदर जो है वो जाते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये तमाम जो सूरत हाल है ये पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप जो है वो आपस में बात करें। और उन्होंने ये बात भी बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में कही थी कि सिक्योरिटी की जो सिचुएशन सामने आई है, जब DGISI और DGMI वगैरह ने उनको ब्रीफिंग दी थी तो उसके ऊपर उन्होंने ये बात कह दी कि अब इस मामले के ऊपर जो है वो काफ़ी कंसर्न्स मौजूद हैं। फिर टाइम फ्रेम ना देने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने की। तो ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ पहले से ही किसी नतीजे पे पहुंच चुकी थी और इन इंतखाबात के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा जो है वो नहीं किया। और हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो भी पहले से एक माइंड सेट के साथ चल रही है कि इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर के अंदर होने हैं। हाँ, अलबत्ता एक उम्मीद ज़रूर पैदा हुई थी कि अगर हुक्मरान इत्तेहाद अक्टूबर से कुछ पहले और PTI अपने वक्त से कुछ आगे चली जाए तो एक दरमियानी राह जो थी उसके ऊपर बात हो रही थी और उसके ऊपर मुज़ाकरात पे अभी भी जो है वो एक बात उसके ऊपर गौर हो रहा था कि तमाम असम्बलियों के एक साथ इंतखाबात किए जाएँ, जिसके ऊपर कंसर्न्स हैं हुक्मरान इत्तेहाद को। या ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है जो ANP की और ANP ने भी अपने कंसर्न्स, तमाम जमातों ने वहाँ पे भी यही खदशात रखे और ये इत्तफाक किया कि एक ही वक्त पे इंतखाबात होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक चीज़ ऐसी है जिसको कि आगाज़ के साथ ही उसका अंजाम हमें नज़र आ रहा था कि लगता ऐसे था और ऐसा ही हुआ कि मुज़ाकरात जो है वो फिर अब अपने इख्तिताम को पहुँचे बगैर किसी नतीजे के ताहाल। राइट, अच्छा आसमा आप ये बताएं कि क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी है और साफ बता दिया है कि 14 मई को इलेक्शन तो नहीं हो सकते, ना फंड्स मिले हैं, ना सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त है। तो बेसिकली उन्होंने अपना तो बता दिया ये हमारा हाल है और इसलिए अदालत फैसले पर नज़रसानी करे, उनका ये कहना था। PTI इलेक्शन कराने का कह रही है, अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो इलेक्शन करा नहीं सकता, अदालत क्या करे? दोनों की सुन रही है। मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है वी हैव नो फंड्स, नो सिक्योरिटी, हम कर ही नहीं सकते। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन ने बावर कराया कि इलेक्शन कमीशन का काम है। देखिए, अदालत को पहली बात तो ये है कि एक सियासी मामला था, अब भी तो सियासतदान आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, तो पहले भी सियासतदान एक दूसरे को अप्रोच कर सकते थे, बात कर सकते थे। दोनों जमातों के लोग जो हैं वो मौजूद हैं और ये राब्ता हो सकता था। तो एक सियासी मामले में अदालत को जो है वो आने की कोई ज़रूरत ना थी। उसकी वजह ये है कि ये एक जो भी मामला था वो शुरू हुआ था एक CCPO की ट्रांसफ़र केस से, और उस ट्रांसफ़र केस में से जो है वो जज साहिबान ने, 2 जज साहिबान ने रेकमेंड किया था कि आप चीफ जस्टिस को कि आप इसके ऊपर अज़ खुद नोटिस लें, और फिर वो अज़ खुद नोटिस जो है वो बना। फिर उसके बाद आपने देखा कि सियासी जमातों को जो है वो सुनने का वक्त नहीं मिला, और फिर आपने देखा कि एक तारीख़ का ऐलान या इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है वो सुप्रीम कोर्ट ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया। आज इलेक्शन कमीशन भी इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील में चली गई है कि ये इख्तियार उनके पास नहीं था। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये एक आइन को तहरीर करने की, रीराइट करने की जो है वो कोशिश की गई है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस हैं जो कि जवाब की सूरत या अपील की सूरत जो है वो इलेक्शन कमीशन अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल रहा है। तो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तो जाने की इसको ज़रूरत नहीं थी, सियासी जमातों को ये मामला अपने साथ, अपने हाथ और अपने ही जो डिस्कशंस थे, अपने जो टॉक्स थे, अपनी जो डायलॉग था उसके ज़रिए से तय करना था। मगर सुप्रीम कोर्ट इसमें खुद इसके अंदर शामिल हुई, और उसके बाद हालात ये हैं कि वो अपने ही मामलात को या अपने ही जो अहकामात हैं उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए वो बेबस नज़र आती है। इससे पहले यही अदालत जो है वो कल उन्होंने ये भी फरमाया कि हम अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाएंगे, मगर कैसे करवाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे लगता है कि अदालत खुद बंदगली में आ गई है। ना सिर्फ अदालत बंदगली में आ गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में वापस ये दरख्वास्त दायर हो गई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट दोबारा से वही काम करेगी जो पहले कह चुकी है और उसका कोई असर नहीं निकला? मसलन इलेक्शन कमीशन को कहेगी कि आप 14 मई को इंतखाबात करवाएं या असम्बली को तहलील करवाएं, या वो कहेगी कि फ़ौज को कि आप मावनत दें, या वो हुकूमत को कहेगी कि फ़ंड्स दें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि एक पहिया है जो कि घूमता चला जा रहा है, मगर इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा कि किस हद तक जो है वो जाया जाएगा। सिचुएशन तो काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, अब लास्टली आपसे पूछने थे कि जो पार्लियामेंट में हम देख रहे हैं अरकान असम्बली की, आपको पता ही है कि हर तान अब अदालती फैसलों पर आकर टूट रही है, जजेस के ट्रायल के मुतालबे हो रहे हैं, जवाब तलबी की बातें हो रही हैं, जंग है तो फिर जंग ही सही की बातें भी की जा रही हैं। अगर अदालत 14 मई को इलेक्शन कराने के अपने फैसले पर कायम रहती है, जिस पर मौजूदा हालात में तो अमल दरामद इम्पॉसिबल है, होगा क्या फिर? मुल्क किस तरफ जाता हुआ देख रही हैं? देखिए, एक बंद गली है जिसमें कि सब जाके खड़े हो गए, एक डेड एंड है। उसमें मुख्तलिफ जो रास्ते आइन ने प्रोवाइड किए थे वो किसी ने भी अपने उस रास्ते का इंतखाब नहीं किया, भले वो अदालत हो, भले वो सियासत हो, भले वो बाकी जगह हों, बाकी इदारे हों, तो सब ने इस आइन को ही बंद गली में ला के खड़ा कर दिया है। जिसकी जो मर्ज़ी है, जिसका आइन मेरा आइन मेरी मर्ज़ी के मुतरादिफ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के आइन को ट्रीट किया जा रहा है। तो होना तो यही चाहिए था कि पार्लिमान की बालादस्ती जो है वो तस्लीम की जाती है, और उस पर भी आप देखें कि प्रोसीजर बिल हो या इंतखाबात का मामला हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ का डायलॉग हो या दीगर सारे मामलात हों, इस सारे के अंदर पार्लियामेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत या अव्वलियत नहीं दी गई। हुक्मरान इत्तेहाद ये कहता नज़र आता है कि पार्लियामान बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको भी बहुत देर के साथ जो है वो बात जो है वो मुज़ाकरात याद आए। ये पहले अगर हो जाता ये मामला शुरू, तो शायद कोई ना कोई किसी न किसी जगह सल्यूशन जो है वो आ जाती, मगर अब इस बंद गली से निकलने का जो रास्ता है वो एक ही है, और वो है मुज़ाकरात, वो है बातचीत, वो है इस पूरे इस लीगल कोर्स को, इस कानूनी कोर्स को किसी तरफ लेके जाने का, और वो सिर्फ और सिर्फ सियासी जमातें और पार्लियामान नहीं कर सकती है। अब भी वक्त है कि जो डायलॉग का प्रोसेस है इससे बाहर ना निकला जाए, और अक्टूबर की डेट अगर इलेक्शन कमीशन दे रहा है, जो कि उसका इख्तियार है, तो इसके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर उससे पहले या उससे कम दरमियानी रास्ता इख्तियार करके दोनों जो मुतहारिब ग्रुप है इस वक्त उनको किसी न किसी इत्तफाक पे आना पड़ेगा, वरना ये बंद गली जो है ये खुदा न खासा किसी एक्सीडेंट का बायस ना बन जाए। बहुत शुक्रिया आपका आसमा शिराज़ी साहिबा। लेट्स सी क्या होता है। देखिए, आसमा ने एक जो टर्म यूज़ किया ना, मेरा आइन मेरी मर्जी, वो लिटरली यही लग रहा है कि सारे अपने अपने तरीक़ों से इंटरप्रेट कर रहे हैं, सारे अपने अपने कोनों पर अपने हाथ बांधे खड़े हैं और बस यही कह रहे हैं कि मेरा आइन मेरी मर्जी। खैर, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक गाना आपको सुनाएंगे जिसने खासी धूम मचाई हुई है, और क्यों ना मचाए। गाना है अगेन द फेमस पसूरी डुओ शहगुल एंड अली सेठी। सियासी बातचीत, कॉन्वर्सेशंस, डायलॉग में एक बड़ा अहम मसला या एक अहम नुक्ता है बजट पेश कौन करेगा, और यही सुना था कि इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि यही हुकूमत नया बजट पेश कर जाएगी। लेकिन बजट के और बहुत सारे मामलात भी हैं। सियासी मसाइल में फंसी इत्तेहादी हुकूमत को अगले माह एक बड़े चैलेंज का सामना है, और ये चैलेंज है एक ऐसा बजट देना जिससे आवाम को भी कुछ रिलीफ मिले, इलेक्शन में सियासी फ़ायदा भी थोड़ा सा हासिल हो जाए। और नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने हालिया इजलास में आवाम को रिलीफ देने पर जोर दिया था, मगर ये आपने जो चीज़ें गिनवा दी है ना, इट्स अकिन टू फाइंडिंग द परफेक्ट बहू। हाँ। वो जो होता है ना कि डॉक्टर भी हो तो लंबी और गोरी भी हो, बाल भी लंबा, मतलब ये इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हो सकती। मगर सही बनने के लिए हुमा जेब में कुछ होना भी तो ज़रूरी है ना। और इस वक्त जो हुकूमत के हालात हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अप्रैल में माहाना महंगाई 36.42% पर पहुंची और 50 सालों में ये बुलंद तरीन सतह है। हुकूमत को उम्मीद थी कि IMF से पैसे मिलने से मईशत ज़रा इसकी उखड़ी सांसें बहाल हो जाएंगी, शायद महंगाई का तूफ़ान भी कुछ थम सकेगा, मगर हर कोशिश कर ली भाई, ऐसा नहीं हो सका। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतराफ़ करना कि IMF ने नाक से लकीरें निकलवा दी हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार भी आजकल यही करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब तक पॉइंट टू बी नोटेड स्टाफ लेवल का मुआहिदा तक नहीं हो सका। पैसे मिलना तो बहुत दूर की बात है। IMF के साथ एक मुआहिदा हुआ था, उसकी पासदारी नहीं की गई थी और उसको बुरी तरह उसकी धज्जियां बखेरी गई थी। तो IMF ने हमें
आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाईं। और वो शराइत जो पिछली हुकूमत ने तय की थी, न सिर्फ उनको बल्कि उन शराइत को ऑटो पे लगाया कि अगर आपने उन शराइत के ऊपर आपने कमा हक़्क़हू अमल ना किया तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रोग्राम जो है वो रुक जाएगा। पिछले 2 हफ्तों में एक हमारे दोस्त मुल्क ने उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कंफर्मेशन की वो दे चुके हैं दोबारा, वो करीबन $2 अरब की है। और सिर्फ एक हमारे दोस्त मुल्क की अभी कंफर्मेशन का इंतज़ार है $1 अरब। वो उसके बाद उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को साइन करने के लिए वो पूरी हो जाएंगी। अच्छा, अब बात यह है कि हुकूमत की कोशिश है कि ऐसा बजट पेश करे जिससे वोटर्स भी राजी हों और IMF के माथे पर शिकन भी ना आए। मतलब ये दिस इज़ टू मच, ये बड़ा टॉल ऑर्डर है, मगर ऑब्वियसली आपको पता ही है कि होता नज़र नहीं आ रहा। और IMF अब दुकानदारों को भी टैक्स नेट में लाना चाहता है, जो कि एक्चुअली पहले से ही होने चाहिए थे, जो कभी टैक्स देने को ना पहले तैयार थे ना आज है। ताजर दोस्त होने के दावेदार नून लीग के लिए ये ऐसा भारी पत्थर है जो इसने पहले भी उठाने की कोशिश की लेकिन उठा ना पाई। और अब मसला ये है कि जब तक IMF से पैसे नहीं मिलते बजट को हतमी शक्ल देना मुश्किल है। और यही वजह है कि बजट में चंद हफ्ते बाकी हैं मगर अभी तक बजट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार नहीं हो सके। इसी पे बात करते हैं, सीनियर साहब हमारे साथ मौजूद शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया। शहबाज साहब बजट सर पर खड़ा है लिटरली और हालात भी हमारे सामने हैं। इसहाक डार हलकान हो चुके हैं, शराइत पर शराइत पूरी करने पर भी IMF मुआहदा नहीं कर रहा है। शरह सूद रिकॉर्ड सतह पर ले जाने के बावजूद महंगाई कम नहीं हो रही है, बरामदात कम हो रही हैं, शरह नमू कम हो रही है। अगले माली साल का बजट अवाम के लिए मजीद हौलनाक खबरें ही लाता नजर आ रहा है अपेरेंटली अब तक। तो या वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब शर्त पर शर्त पूरी कर रहे हैं और IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा। मेरा ख़्याल ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि IMF ने जितनी भी शराइत पाकिस्तान के लिए उन्होंने की थी डिटर्मिन, जिसको पूरा करने के बाद ही आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना था, उसमें भी 2 से 3 चीज़ें जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। कुछ चीज़ें बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान ने की हैं, वो चीज़ें जहाँ पे डायरेक्टली एक इम्पैक्ट आ रहा था कंज्यूमर्स के ऊपर, वहाँ पे तो हुकूमत ने बोल्ड फैसले किए हैं और वो उन चीज़ों को उनकी कीमतों में इजाफा किया। आप देखें बिजली की कीमतों में ऑन एन एवरेज कोई 31 से 32% इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में कोई 63% इजाफा हो गया। एक मिनी बजट हुकूमत लिए जिसकी 4 माह में उसकी वैल्यू थी 170 अरब रुपया। तो इस तरह के तो हुकूमत ने काम किया और पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी होना बाकी हैं, अगर हो जाएँ तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एक IMF का एस्टीमेट था कि पाकिस्तान को तकरीबन कम से कम $6 अरब चाहिए इस साल जून तक दिवालिया होने से बचने के लिए। वो जो $6 अरब की है, जिसको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट बोलते हैं और फाइनेंसिंग गैप है, वो उसमें से अभी तक हमारे पास जो नॉन कमिटमेंट्स हैं वो सिर्फ $3 अरब की हैं। $2 अरब सऊदी अरब ने कमिट कर दी है और $1 अरब मुत्तहिदा अरब अमारात ने कमिट कर दिया। और लेकिन ये जो दोनों कमिटमेंट्स हैं ये पाकिस्तान को नहीं की गई, ये IMF को की गई हैं। तो ये कहना कि हुकूमत ने तमाम शराइत पूरी कर दी है, ये बात ठीक नहीं है। इसके साथ ही IMF के पैकेज के तहत हुकूमत ना कोई नई सब्सिडी दे सकती है, ना ही किसी किस्म का ये कोई ऐसा काम कर सकती है जो बजटेड नहीं है और उसकी सीवियर फिस्कल इम्प्लीकेशंस हैं। इसके बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल सब्सिडी का एक ऐलान किया और इसको एक बहुत बुरे तरीके से रिसीव किया गया वाशिंगटन में कि और इसे ट्रस्ट डेफिसिट था जो बिटवीन पाकिस्तान एंड दी IMF वो बढ़ गया। तीसरी चीज़ गालबन वो शायद इतना बड़ा आउटस्टैंडिंग इशू नहीं, बट स्टिल इट्स एन इशू कि जो शरह सूद है, अभी बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं, 21% इंटरेस्ट रेट डिटर्मिन किया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, मे बी इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट्स हो। चूँकि अब देर हो गई है इसमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने में, ये जो पीरियड है 9वें रिव्यू का, ये जुलाई से सितंबर 2022 का पीरियड है। कब से ये ख़त्म हो चुका है, इसका रिव्यू मुकम्मल होना था गालबन 3 नवंबर 2022 को। उसके बाद जो 10वां रिव्यू था उसका पीरियड था फरवरी 2023। 11वां रिव्यू स्टार्ट हो जाना था मई 2023 से। चूँकि अब डिले हो रहा है
और IMF का जो प्रोग्राम है वो कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, तो फिर अब IMF ने अगली बात अब ये कर दी है कि हुकूमत जो अपना बजट है वो भी शेयर करे, ड्राफ्ट बजट विद द IMF के अगले माली साल का फिस्कल प्लान क्या है। तो ये शायद बजट वाली बात थोड़ी सी इनकी आउट ऑफ सिंक है कि चूँकि जब प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाना है तो फिर शायद IMF को अगले माली साल के बजट की बात नहीं करनी चाहिए थी। अदर देन दैट बाकी जो कंडीशन जो मैंने भी एक्सप्लेन किया वो आउटस्टैंडिंग है। अच्छा ये बताएं कि बजट के हवाले से अंदर की क्या खबरें हैं, हम जरा इंसाइट्स जानना चाहते हैं कि शराइत अभी भी रहती हैं। हाँ ऑब्वियसली, क्या जैसे कि क्या तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डाला जाएगा या टैक्स इस्लाहात होंगी, तो ये हम जानना चाहते हैं। रियासती कमर्शियल इदारों पर ख़जाने को फूंकना जारी रहेगा, पेंशन पर कतीर रकूम खर्च होती रहेंगी, मतलब कुछ इंसाइट्स दें हमें। बजट कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि क्या पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में होगा या नहीं। चूँकि ये प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म हो रहा है तो क्या पाकिस्तान अगला IMF के साथ प्रोग्राम करना चाहेगा या नहीं। अगर करना चाहेगा तो बजट मुख्तलिफ होगा। अगर PDM की हुकूमत एक सियासी बजट देने की कोशिश करेगी तो एक बिल्कुल एक डिफरेंट आपको बजट नज़र आएगा। अगर हम ये बात करें कि IMF का प्रोग्राम होगा तो फिर हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई गुंजाइश किसी किस्म की नहीं है कि वो कोई सब्सिडी ज़्यादा बड़ी दे सके, कोई टैक्सेस में कोई रिलीफ दे सके या किसी और जगह से कोई लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करे, क्योंकि जो पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स अगले माली साल की हैं वो कोई 34 अरब डॉलर से ज़्यादा की हैं एस्टिमेटेड, और ये हमें पैसा चाहिए और इतना बड़ा पैसा हम IMF की मदद के बगैर शायद रेज़ ना कर सकें। दूसरी साइड पे जो फिस्कल साइड है वहाँ पे भी जो पोजीशन है टाइट रहेगी, तो किसी किस्म की कोई सूरत हाल बनती नहीं है कोई ऐसा बजट दिया जाए जिससे हर कोई खुश हो जाए। अगर कोई पाकिस्तान में हर कोई खुश हो गया तो फिर IMF आपसे नाराज़ होगा। अब अगर हुकूमत फैसला करती है कि नहीं उसने पोलिटिकल बजट देना है तो फिर आप यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्राम द गवर्नमेंट। वो आपके जो टैक्स रेट्स हैं सैलरी क्लास के वो भी कम कर सकती है, वो तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा कर सकती है सरकारी मुलाजमीन के लिए ऑन द अजम्पशन और ऑन द प्रीटेक्स्ट कि महंगाई की शरह इस वक्त जो 60 साल की हाईएस्ट है अराउंड 36.5%। तो अगर वो देखा जाएगा तो फिर पेंशनर्स के लिए इजाफा हो सकता है, सैलरीड क्लास के लिए इजाफा हो सकता है, सब्सिडीज़ जो बिजली के ऊपर है वो आ सकती हैं, एक्सपोर्टर्स के लिए कोई पैकेज आ सकता है। बट दैट विल बी अ पॉलिटिकल बजट, उसमें वो सारे जो अखराजात का जो एक अनाउंसमेंट आएगी वो शायद इम्प्लीमेंटेबल ना हो, क्योंकि जो भी अगली हुकूमत इलेक्शन जीत कर वापस आएगी उसको शायद फिर IMF के पास वापस जाना पड़े। तो उस सूरत हाल में अखराजात का जितना मर्जी बड़ा पैकेज अनाउंस कर दे वो मैटर नहीं करता। हाँ अगर कोई कवानीन में तब्दीली करके कोई टैक्सेस में छूट दे दी गई तो वो रहेगी जब तक दोबारा उन कवानीन में तब्दीली नहीं की जाती और वो जो छूट है वो वापस नहीं ली जाती। बट इट इज़ अ क्वेश्चन जिसके ऊपर PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात में भी ये चीज़ बारहा सामने आई कि बजट सियासी होगा या अंडर दी IMF अम्ब्रेला होगा। बिल्कुल इस मामले पर बहस की गई। अच्छा एट द सेम टाइम राना साहब ये इंतखाबात का साल है और शो में ये तकदीर देखिए कि सियासी जमातें कोई तैयारियां कर नहीं रही हैं और कर सकती भी नहीं है ना, और यही कहा जा रहा है कि जो भी आएगा मौशी मसाइल इतने गंभीर हैं कि इनको आसानी से हल नहीं किया जा सकता। वैसे ऐसे में ही कहा जाता है कि किसी एक के बस की बात नहीं होती, सब मिलकर अगर कोशिश करें तो फिर भी हो सके। तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है आने वाली हुकूमत के लिए भी शायद इससे बड़ा चैलेंज होगा इन मसाइल को हल करना? देखिए बदकिस्मती इस कौम की ये है कि जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड हैं या जो हुकूमत में हैं इस वक्त, वो जो स्टेटमेंट्स देते हैं उसको जो वोटर्स हैं वो उसको मेरिट के ऊपर परखते नहीं हैं, उसका फॉलोअप भी नहीं करते। जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं वो खान साहब की बात पे आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, और जो PDM की किसी भी पार्टी के शहबाज शरीफ साहब के कोई फॉलोअर्स हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के या मौलाना फजलुर रहमान के, तो वो उनकी बात पे ब्लाइंडली फॉलो उनको कर लेते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि जितनी भी बातें हो रही हैं उसका इनको क्या फ़ायदा है। जितनी भी चीज़ें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई सियासी नारे लगाती है, कोई दावे करती है, कोई वादे करती है, जैसे बात होती थी घराने मिलियंस ऑफ न्यू हाउसेस की कंस्ट्रक्शन की बात होती थी, नई नौकरियां देने की बात होती थी, वो नारे थे, किसी ने पूछा नहीं। कोई आज खान साहब से ये पूछ नहीं रहा कि खान साहब आपने पिछले 3.5 साल में क्या किया है, आपके पास क्या प्लान है, आपके पास क्या इकनॉमिक टीम है जो आप आइंदा हमें हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी ले आएंगे। आज तक इमरान खान साहब ने अपनी कोई शेडो कैबिनेट भी ऐसा अनाउंस नहीं कोई, हमें नहीं पता कि जो वज़ीर ख़जाना है वो शौकत तरीन होंगे, वो रज़ा बाकिर होंगे, वो हफीज़ शेख होंगे, वो असद उमर होंगे, वी डोंट नो, या वो तैमूर सलीम झगड़ा होंगे, वी डोंट नो। तो अगर इकनॉमिक टीम नहीं है, इकनॉमिक टीम का कैप्टन नहीं है, शेडो कैबिनेट नहीं है, तो PTI से तो मेरा नहीं ख्याल को कोई उनके पास इस तरह का कोई प्लान भी हो रहा होगा जो वो तैयारी करे। अगर कुछ ऐसा है
है तो दैट इज़ नॉट नोन टू द पीपल एटलीस्ट, या उनको प्रेजेंट नहीं किया गया। यही सूरत है अगर आप देख लें पीडीएम के जो वादे थे वो अपनी जगह पे खड़े हैं। हमें हर हफ्ते ये न्यूज़ सुनाई जाती है सून वेरी सून IMF से डील हो जाएगी, ये काम बहुत जल्द हो जाएगा, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन आ जाएगी। क्या किसी ने दोबारा मुड़कर पूछा कि ये काम क्यों नहीं हुआ? अदर दैन जो अब मीडिया पे शोर पड़ता है वो अपनी जगह पे है। जो वोटर है, जो इस हमारी जो आवाम है, जिनको एस्टिमेटेड अब हमारी पॉपुलेशन भी कोई 230 मिलियन से ज़्यादा की अब बात हो रही है, उनके ऊपर जो डायरेक्ट असरात आते हैं इन अनाउंसमेंट्स के, ये लैक ऑफ प्रेपरेशंस के, जब तक वो सवाल नहीं करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही बिहेवियर रहेगा। बहुत शुक्रिया। आवाम सर्टनली जब तक सवाल नहीं करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही बिहेवियर रहेगा। आवाम को भी ज़रा डिलूजनल चीज़ों से बाहर आना चाहिए, ज़रा पूछें ना इनसे भी। सबसे पहले तो अभी जो बरसर इख्तिदार है इनसे पूछें, सबसे पहले तो वैसे इनसे भी पूछें कि तो आप लोग तो बड़ा लड़के आए थे कि हमें पता है कि किस तरह ठीक करना है, तो आपने तो आके मतलब सीन को ऑफ ही कर दिया। और जो पीछे बैठे हुए हैं जिन्होंने 3.5 साल हुकूमत की, उनसे डेफिनेटली पूछना चाहिए कि तुम लोगों ने क्या किया। ना पहले कभी प्लान था ना अगला कोई प्लान है। हाँ, तो आगे कभी कुछ नहीं। ये भी पूछ लें कि वो जो करोड़ों नौकरियां थी और पता नहीं हजारों घर थे और लाखों घर थे, और वो सारी अलिफ लैलवी कहानियां, ट्रेजेडी ये है कि वो अलिफ लैलवी कहानियां आज तक सुनाई जा रही हैं अवाम को, और अवाम बेवकूफ़ों की तरह, आई एम सॉरी बट उन पर यकीन करते चले जा रहे हैं। सो अवाम में भी होपफुली शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, और सवाल अवाम को हुक्मरानों से करना चाहिए कि एक तो भाई इसहाक डार साहब ने आके क्या तीर मार लिया। अच्छा, और बात ये शहबाज राना भी कर रहे थे ना, IMF का ये डील होने वाली, वो अब ख़तरनाक बात यह है कि अब इसका कोई जिक्र भी नहीं करता, अब कोई इतना खास इंतजार भी नहीं रहा, बिकॉज पता चल गया है कि ये हो ना हो कुछ कहा नहीं जा सकता। भाई ऐसे ही नहीं कहा जाता किंग बाबर, किसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि ICC ने वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी की है, और ICC रैंकिंग के मुताबिक वनडे बैटर्स की फहरिस्त में बाबर आजम का है पहला नंबर और बरकरार है। इट्स नॉट एज इफ कि वो सडनली अभी आए हैं, ये नंबर जो है ये चल रहा है। और फखर जमान का भी आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के बाद 3 दर्जे तरक्की करके दूसरे नंबर पे आ गए हैं फखर जमान, जबकि तीसरे नंबर पर जनूबी अफ्रीकी बैटर है, नाम इनका आप बताइए, गेस करें। रासी वैन डर डूसन। चौथे नंबर पे भारत के शम गिल हैं, और रैंकिंग में इमामुल हक 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद एक्चुअली 5वें नंबर पर चले गए हैं, क्योंकि फखर ऊपर आ गए ना 3 दर्जे। अच्छा जी, मोहम्मद रिजवान का भी बीच में जिक्र है, तो आपको बता दें कि विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान 3 दर्जे बेहतरी के साथ 58 वैसे काफी दूर हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि रिजवान ने माशाल्लाह, अच्छा T20 में इनकी शानदार परफॉर्मेंसेस और रिकॉर्ड है ना, टॉप 5 में मौजूद है। सो ODI की रैंकिंग बता रहे हैं, इसलिए आपको सोच के लग रहा होगा कि रिजवान 58 पे हैं, लेकिन बाबर इज एट नंबर 1। हमें जिक्र ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने बहुत सी बातें करनी है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे कॉलीग भी हैं, उनसे भी आपको मिलाना है, क्योंकि वो क्या आपकी बात नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आपके हैं। मोहम्मद जुनैद हमारे साथ मौजूद हैं, और माशाल्लाह क्या सजे हुए हैं। हाँ, मतलब आपके मेडल्स वगैरह देख के, बैजेस, इनके सूवेनियर्स, ये सारा कुछ क्यों है, कैसे है, नो एवरीथिंग अबाउट दैट। लेकिन पहले आपने चूंकि सिराजुल हक साहब का जिक्र कर ही दिया है, तो मेरा ख्याल है वो बात पहले हो जाए। आपको पता ही है, मुज़ाकरात के हवाले से हम पिछले घंटे में बात कर रहे थे। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है, यही बताया है कि मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, और सारा मलबा नेचुरली उन्होंने हुकूमत पर ही डाला है। और हुकूमत की तरफ से हमने मौक़िफ़ लिया कमर ज़मान कायरा साहब का, वो कह रहे थे कि दूसरी मीटिंग तक तो तय हो गया था कि जुलाई में असम्बलियाँ तोड़नी है, फिर ये इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया 14 मई, तो मामलात वहाँ से बिगड़ गए। और जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक साहब, जो बड़े मुतहर्रिक थे और बड़े पुरुम्मीद थे, और ऐसा लग रहा था कि ये अब इसको लीड करेंगे, उनसे हमने कुछ देर पहले, एक्चुअली वो अदालती कार्रवाई में इस वक्त मसरूफ़ है, बिल्कुल कुछ देर पहले हमने उनसे पूछा, और हमने उनसे पूछा ये था कि आप तो बड़े पुरुम्मीद थे, और PTI ने अब कह दिया मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, मलबा डाला है हुकूमत पे। तो व्हाट रियली वेंट रॉन्ग? आपके ख्याल में क्या वजह बनी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके? सिराजुल हक साहब ने हमें ये जवाब दिया है। मैं तो कभी मायूस नहीं होता हूँ, और अब भी समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता सियासी जमातों का एक डेट पर मुत्तफ़िक़ होना है। अब ज़ाहिर है कि इलेक्शन पर सबका इत्तेफाक है, फिर ये भी इत्तेफाक हुआ कि निगरान हुकूमत कायम हो जाए, फिर इस पर भी इत्तेफाक है कि एक दिन ये इलेक्शन हो जाए। लेकिन यह है कि ये इलेक्शन कब हो, तो मैंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक रोड मैप दिया है कि
PTI को भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना होगा, हुकूमत को भी, और एक दरमियान का रास्ता जो ईद बकर के बाद हुज्जाज कराम के वापसी के बाद एक तारीख़ पर इलेक्शन का इनेकाद हो जाए। इलेक्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बाकी आप चाहे तो जिस तरह इस वक्त ये अदलिया और पार्लिमान आपस में दो मोर्चे बन गए हैं और सियासी जमातों ने माहौल यहाँ तक पहुँचाया है, मैं समझता हूँ कि अदालत ने भी अपने ऊपर एक ऐसा बोझ उठाया है जो बाल नहीं है उनके कोर्ट में, बल्कि एक हमालिया की पहाड़ की तरह है। लेकिन अब भी मौका है कि मुज़ाकरात को और मौका दिया जाए, या सुप्रीम कोर्ट अगर ख़ुद फैसला करना चाहे तो फिर एक फुल कोर्ट इजलास बुलाकर ये काम कर सकती है। लेकिन इन दोनों में से दिल बड़ा करना होगा। दिल बड़ा करना होगा, सिराजुल हक साहब का ये कहना था। फिर हमने उनसे ये भी पूछा, क्योंकि वो भी कहते रहते हैं कि सियासी मामला जो है वो सियासतदानों को ही हल करने चाहिए, और फिर हमने ऑब्वियसली देख लिया कि सियासी क़यादत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। तो और दोनों जानिब से एक दूसरे पे इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। तो हमने सिराजुल हक साहब से ये पूछा कि क्या वो समझते हैं कि दोनों जानिब से संजीदगी ही नहीं थी, देयर वाज नो सीरियसनेस, और अब क्या ख्याल है कि मुज़ाकरात की नाकामी का ज़्यादा नुकसान किसको होगा? तो उनका ये जवाब, मुज़ाकरात की नाकामी का सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम को होगा, इसलिए कि जब सियासी अफरा तफरी हो, सियासी इंतशार हो, उसके नतीजे में मईशत तबाह हो जाती है और आपके रुपया की कीमत मज़ीद कम और डॉलर की कीमत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। फिर रोटी और दाल, चीनी, चाय, इसकी कीमतों में रोज़ इजाफ़ा हो रहा है। इन्हें आप अंदाज़ा इससे कर ले कि इस हुकूमत के आने से पहले 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 150 रुपया थी और अब 282 तक पहुंच गया है। इस तरह गैस की कीमतों में इजाफ़ा, 2 दिन कबल दवाई की कीमतों में इजाफ़ा हुआ। तो अवाम बेचारे तरबूज की तरह है, छुरी उसके ऊपर गिरे या ये छुरी के ऊपर गिरे, दोनों सूरतों में नुकसान तरबूज ही का होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सियासतदान भी एक VIP क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जजेस भी अपने मरात, तनख्वाहें, फैसिलिटीज़, हर चीज़ इंजॉय करते हैं। लेकिन मसला गरीब आवाम का है कि न पार्लियामेंट में उसका मसला डिस्कस होता है, न अदालतों में उनके मसाइल डिस्कस होते हैं। इसलिए नुकसान तो गरीब आवाम का है। मैं ही जो मेहनत कर रहा हूँ कि किसी तरीके से एक पुरअमन और शफाफ इलेक्शन के लिए माहौल बन जाए, वो इसलिए कर रहा हूँ कि मौजूदा निज़ाम के होते हुए ये मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। मसाइल तो हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और सिराजुल हक साहब ने हमें आखिरी इस बात का जवाब दिया कि उनके ख्याल में इन मसाइल को कौन हल कर सकता है, या ये बंद गली जो है, ये अंधेरा जो हर वक्त नज़र आ रहा है, इसका कोई सलूशन है भी या नहीं है, हालात किस तरफ जा रहे हैं, उन्हें क्या लगता है, ये सुन लीजिए। हम अब भी तमाम सियासी जमातों से राबिते में हैं और कोशिश करते हैं कि एक मुतफ़िका डेट पर हम एक हो जाए और इलेक्शन के लिए एक साजगार माहौल बन जाए। इसलिए कि इसके बाद फ़र्ज़ करे या तो 77 जैसा मंजरनामा बनेगा कि सियासी जमातों ने मुज़ाकरात किए, एक दूसरे को कबूल नहीं किया, एक मुतफ़िका चीज़ पर यकसून नहीं हो सके और एक दूसरे को ख़त्म करने के ऐलानात करते रहे, जिस तरह आज हम सुन रहे हैं। उसका नतीजा ज़ियाउल हक़ साहब के मार्शल की सूरत में हमने देखा। 90 दिन के नाम पर फिर वो 11 साल में तब्दील हो गई। इसी तरह 1997 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इसी पोजीशन पर थी, जिस तरह आज PDM और PTI वाले हैं, यही पोजीशन थी बिल्कुल। उसके नतीजे में भी माशाअल्लाह लगाई। तो अगर सियासी जमातों ने दानिशमंदी का, सब्र का मुजाहिरा नहीं किया, इसके नतीजे में ये रही सही जमहूरियत भी रुस्खत हो जाएगी और उसका नुकसान भी आवाम को होगा। इसलिए मैं अब भी तमाम सियासी जमातों से यही कहना चाहूँगा कि अगर इलेक्शन ही होना है तो या 2 महीने बाद हो या 2 महीने पहले हो, इस पर कोई क़यामत नहीं आएगी। लेकिन एक डेट पर मुत्तफ़िक़ होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर पहले ही से ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाए तो इलेक्शन हो भी गया
तो फिर भी कोई हल नहीं निकलेगा, इसलिए कि इलेक्शन के बाद फिर एक और फसाद और अफरा तफरी का आगाज़ होगा। हम यही चाहते हैं कि अफरा तफरी और फसाद की बजाय स्मूथली हमारी कौम तरक्की की तरफ आगे बढ़े, जिस तरह बाकी अक़वाम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि अगर यहाँ जमहूरियत रही, सियासत रही, पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन आपस में लड़ने के नतीजे में अगर सियासत और जमहूरियत रुस्खत हो गई तो कम से कम उन लोगों का नाम जो इस वक्त लीडिंग पोजीशन में है उसी फहरिस्त में लोग लिखेंगे कि इनके होते हुए, इनकी वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हुई, आईन खुदा नख्वास्ता मुअत्तल हुआ, ख़त्म हुआ, सियासत ख़त्म हो गई, बुनियादी हुकूक ख़त्म हो गए, आज़ादी राय, जलसे जुलूस की आज़ादी ख़त्म हो गई। इसलिए आज सियासतदानों के साथ वक़्त है उनके हाथ में, कल उनके साथ फैसले का कोई इख्तियार नहीं होगा। होपफुली इंशाल्लाह ऐसी नौबत नहीं आएगी। सिराजुल हक साहब से कुछ देर पहले ये हमने रिकॉर्ड किए थे, ये बातें अपनी जगह बरकरार रहे होपफुली, और जमहूरी निज़ाम भी इसी तरह चलता रहे। वैसे उन्होंने क्या सही बात की है, काश कि कोई समझ जाए कि इलेक्शंस 2 महीने पहले में बात में हो, किसी को क्यों तकलीफ होगी। भाई एक साइड को लगता है कि पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज एंड नॉट फॉर योरसेल्फ। और ये भी बड़ी अच्छी बात सिराजुल हक साहब ने कही कि जब ये सारा रोला जो है, नथिंग इज वर्किंग आउट, एवरीथिंग इज गोइंग डाउन, तो क्या आपको लगता है किसी एक को ब्लेम करेंगे? आप सारों को ये ब्लेम लेना पड़ेगा। भाई आपको पता है, एक तरफ को लगता है कि सितंबर के बाद होंगे तो मामला सही रहेंगे, दूसरी तरफ को लगता है सितंबर से पहले हो जाए तो बेहतर है। सो मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ अपने मफाद को मद्देनजर रखें। और ये इतना क्लियर हो रहा है, पहले जो सियासतदान किसी ज़माने में होते थे वो इस चीज़ को छुपाते थे, अपने मफाद के लिए भी कुछ हो रहा हो तो ये चीज़ ज़रा छुपा देते थे कि नहीं नहीं आवाम के लिए हो रहा है। अब तो दे आर ऑल आउट इन द ओपन, दिस इज टोटली फॉर देमसेल्व्स, नथिंग फॉर द पीपल। अच्छा जी, छोड़े अभी आगे बढ़ेंगे। छोड़े क्या, छोड़ तो हम सकते नहीं है इस मामले में थोड़ा सा घूम फिर के हम वापस आ ही जाएंगे। लेकिन अगर घूमने फिरने की बात हो रही है तो कोई घूम फिर के आए, तो हमारे एक दोस्त है बहुत घूम फिर के आए हैं भाई, वो माशाल्लाह, और भाग के आए हैं, सिर्फ घूम फिर के कहाँ आए हैं, उन्होंने तो दौड़े लगाई हैं बड़ी। तो पाकिस्तानी जी, आपको पता है कि नौजवान जो है वो आलमी सतह पे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहले तो हम बहुत से लोगों की बात करते थे जिनको हम जानते नहीं थे, बट जुनेद को हम जानते हैं जो हमारे साथ हैं और मैराथन रन करके आए हैं। उन्होंने एक हफ्ते में 2 मैराथन्स रन किए हैं, 1 इन द यूएस, 1 इन यूके। जुनेद, वेलकम टू जियो पाकिस्तान, वेलकम बैक टू पाकिस्तान। शुक्रिया हुमा अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बहुत खुशी कि आपने फॉलो किया इतनी करीब से। जाने से पहले आपको पता है वो एक्साइटमेंट लेवल आपका तो था ही, लेकिन आपके सारे दोस्तों का भी था और हम भी उसमें शामिल थे। सो अब आप बताइए, सबसे पहले आप कहाँ गए, कैसा तजर्बा रहा, उसके बाद इतने कम वक्फे से दूसरी मैराथन में दौड़ना, क्या अब्दुल्ला? एक मुश्किल चैलेंज था और बहुत अरसे से हम मैराथन रनिंग में इन्वॉल्व हैं। कराची में आपको पता है मुख्तलिफ क्लब्स और ग्रुप्स हैं, उसमें SVRC है जी, मुझे कभी कभी आप सड़कों पर भागते हुए नजर आते हैं। अल सुबह इस्लामाबाद रनिंग क्लब है और भी ग्रुप्स हैं। बॉर्न टू रन भी रनिंग के फ़रोग के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन SVRC, वेडनेसडे नाइट पेसर, इस्लामाबाद रनिंग क्लब वो रनिंग क्लब्स हैं जिन्होंने ये मौका फराहम किया कि लोग यहाँ पर ट्रेन कर सकें इंटरनेशनल रेसेस में जाने के लिए, इंटरनेशनल मैराथन्स में जाने के लिए। और बॉस्टन मैराथन थी 17 अप्रैल को, जिसकी हम ने साथियों ने यहाँ बहुत तैयारी की। पाकिस्तान से ये फ़र्क है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, यानी मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत है। ये बात किसी भी तरह से उन पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ नहीं है जिनके पास पाकिस्तान के अलावा भी किसी मुल्क की शहरियत है, वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं। पर यह फ़र्क आ जाता है मुश्किलात और आसानी का। इवन टू गेट देयर, वीज़ा लेना, सफ़र करना, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी हैं, पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी हैं, वो उन्हीं ममालिक में रहते हैं, उनके पास रसाई ज़्यादा है, वो रेसेस में भाग सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई न्यूयॉर्क में रहता है तो 1 घंटे की फ़्लाइट है, बॉस्टन मैराथन जा सकते हैं। न्यूयॉर्क में कितनी मैराथन है जो भाग कर बॉस्टन मैराथन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसी कोई रेसेस नहीं होती कि आप क्वालिफाई कर सके उसके लिए। तो ये एक मुश्किल क्वालिफिकेशन प्रोसेस होता है जी। बॉस्टन मैराथन बहुत सारे लोगों को नहीं, या तो आप क्वालिफाई करते हैं ख़ास मुद्दत में भागकर, या फिर आप चैरिटी के थ्रू जा सकते हैं। मेरा बॉस्टन मैराथन में जाना साउथ एशियन सर्कल ऑफ हॉपकिंटन की वजह से मुमकिन हुआ। और इसमें ये बात बहुत अहम है कि पाकिस्तानियों को इन मैराथन्स में शिरकत का मौका फराहम करने में पाकिस्तानी अमेरिकन का कितना बड़ा किरदार है। तो शाहिद अहमद खान पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट हैं, इरफान नसरुल्लाह बहुत मारूफ पाकिस्तानी अमेरिकन अटर्नी हैं हॉपकिंटन में, मैसाचुसेट्स रियासत में, जिन्होंने ये रोल प्ले किया और मेक श्योर किया कि साउथ एशियन कंट्री में रहने वाले लोगों में से कोई आए और वो पाकिस्तान
कि लिए मुमकिन हुआ कि यहाँ से कुछ जाकर बॉस्टन मैराथन एक आम नाज़िर जुनैद जो हमें देख रहा है, एक आम शहरी जो एक 14-15 साल का लड़का देख रहा है, अब मैराथन में जाहिर है वक्त की कोई कैद नहीं होती, बस आप खत्म करें और अच्छे से कर लें तो अच्छा है। इंटरनेशनल मैराथन्स में होती है 6-7 घंटे की एक लिमिट रखी जाती है, लेकिन आई थिंक जल्दी कर लें तो और बेहतर है, वो जरूर मेंशन किया जाता है। उसको भी किसी हद तक खत्म कर दिया गया। लंदन मैराथन में तो शाम को भी जाके कई लोगों ने मैराथन फिनिश की जो किसी बीमारी से वापस आए थे ज़िंदगी की तरफ, कैंसर को शिकस्त दी थी, या उनके खानदान का कोई फर्द फौत हुआ था, या वो खुद एक्सीडेंट का शिकार। तो मकसद उस फिनिश लाइन तक पहुंचना है। एक आम बच्चे को समझाइए कि मैराथन्स का और क्यों होती हैं, क्या मकसद है, क्योंकि बहुत से लोगों को वो तो समझ आता है कि ट्रैक पे रेस हो रही है, कौन जल्दी पहुंच जाएगा कौन नहीं, लेकिन इन मैराथन्स का क्या मकसद होता है? मतलब वो छोटी रेस। सबसे खूबसूरत बात मैराथन रनिंग की है, हमारे जो ग्रुप के फाउंडर अदनान गांधी वो भी कहते हैं कि दुनिया की वाहिद ये स्पोर्ट है जिसमें आम पब्लिक, मेंबर्स ऑफ पब्लिक जाके compete कर सकते हैं और उसी ट्रैक पे भागेंगे जहाँ दुनिया के एलीट रनर्स जो अफ्रीकन रनर्स हैं या दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं वो उस ट्रैक पर भाग रहे हैं। तो अगर 28,000 कुछ 100 लोग भागें बॉस्टन मैराथन में, तो हर वो शख्स जिसने वो फिनिश लाइन क्रॉस की है वो अचीवर है और वो उसी प्रोसेस से गुजरा है या गुजरेगा जब तक वो फिनिश लाइन पे पहुंचेगा। तो ये इसकी खूबसूरती है सबसे ज़्यादा। मैराथन्स के बहुत से मकासद हैं। लंदन मैराथन एक ऐसी मैराथन है जिसमें सबसे ज़्यादा चैरिटीज़ रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने अपनी 40 साल की हिस्ट्री में 1 बिलियन पाउंड की रकम जमा की है चैरिटीज़ के थ्रू अतिया करने के लिए, जिसमें बीमारियों के इलाज के लिए, तालीम के लिए, लोगों को खुराक मुहैया करने के लिए, बहुत सी दुनिया में तब्दीलियाँ लाने के लिए किरदार अदा किया गया। तो ये आपकी अपनी एक पर्सनल अचीवमेंट भी है, एक वर्ल्ड स्पोर्ट्स भी है। वर्ल्ड मेजर मैराथन जो 6 हैं जिनमें से 2 मैंने मुकम्मल की, हमारे कई साथी 3 मुकम्मल कर लेंगे इस बरस में। सादिक शाह भी हैं, फैसल शफी भी हैं। एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि एक हफ्ते में 2 मैराथन्स कर लेना, मतलब अब वी वर स्टन्ड। देखिए चंद चीज़ें जो मुनफरिद हुई हैं इस मरतबा, वो मेरे हवाले से आप कह सकते हैं कि मैं एक तो पहला पाकिस्तानी सहाफ़ी हूँ जिसने इतनी बड़ी मैराथन्स में शिरकत करने का मौका मिला। मुझे बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ सबके ताउन का। एक हफ्ते में 2 वर्ल्ड मेजर मैराथन फिनिश करने वाला भी शायद मैं पहला पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हूँ जिसमें से पाकिस्तानी शहरियत है। और भी हमारे साथी जिस तरह पाकिस्तानी अमेरिकन एक शहरी हैं प्रेम कुमार, उन्होंने भी एक हफ्ते में 2 मैराथन्स की हैं। उन्होंने बॉस्टन मैराथन भागी, फिर लंदन मैराथन भागी और फिर लंदन मैराथन भाग के उनकी 6 मैराथन्स मुकम्मल हो गई, जिससे वो वर्ल्ड मेजर मैराथन के 6 स्टार फिनिशर बन गए। जो बहुत ही 3 या 4 लोग हैं इसमें, डॉक्टर सलमान आप तो थे ही, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से लोग थे जो आज हमारे शो का हिस्सा है। सादिक शाह ने एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाया जनाब, 2 घंटे 55 मिनट 20 सेकंड में इन्होंने फिनिश लाइन तक, वो फास्टेस्ट पाकिस्तानी मैराथन रनर बन गए हैं लंदन मैराथन की 42 इयर्स की हिस्ट्री। 42 इयर्स की हिस्ट्री में 42 साल तारीख में फास्टेस्ट पाकिस्तानी मैराथन रनर बन गए हैं, तो इसलिए हमने उनको फिर जहमत देनी थी। तो वो भी हमारे साथ मौजूद है। फिर एक और मौजूद मेहमान, पाकिस्तानी निजात बरतानवी सहाफ़ी साइमा मोहसिन साहिबा, वो भी इस मैराथन का हिस्सा थी, उनको भी हमने जहमत दी है। सबसे पहले साइमा साहिबा आप ही से शुरू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। आप साइमा साहिबा, आप डिफरेंटली एबल्ड अफराद के लिए भी काम करती हैं और जुनैद जो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, लंदन मैराथन में ये इन्होंने शिरकत की और स्कोप नामी तंजीम के लिए फंड रेजिंग भी की। कितनी मौसर साबित होती हैं ये फंड रेजिंग इन मैराथन्स में? देखिए, आप तो जानते हैं भी सदका बहुत अहम बात है हर मज़हब में, हर कल्चर में, मगर पाकिस्तानियों में और पाकिस्तान में और ब्रिटिश पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। लंदन मैराथन में इस साल 6 करोड़ पाउंड रेज किया गया है और उसमें मैंने और जुनैद ने हिस्सा लिया है स्कोप के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, खुशी वाली बात है। स्कोप एक डिसेबिलिटी चैरिटी है, जो लोग अपाज हैं या माजूर हैं उनकी मदद करते हैं, अवेयरनेस आगाही रेज करते हैं। और हमारे लिए सिर्फ जो हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं स्कोप के लिए, वो सिर्फ नहीं एक बड़ी बात, मगर हमारे लिए आगाही भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, हमें समझना चाहिए भी जो लोग माजूर हैं, जैसे मेरी इनविजिबल डिसेबिलिटी है, मेरी इंजरी हुई थी CNN के साथ फील्ड में इजराइल में 2014 में।
मेरे पूरे जिस्म में लेफ्ट साइड में दर्द रहता है 24 घंटे, एक नर्व कंडीशन हो गई है, मगर वो इनविजिबल है। और मैंने सीखा स्कोप के ज़रिए से भी 25% लोग ब्रिटानिया में एक माजूरी या अपाजी के साथ रहते हैं और ज़्यादातर वो लोग इनविजिबल डिसेबिलिटी के साथ रहते हैं, यानी कि वो दिखती नहीं है। और ये लाजमी बात है, पाकिस्तान भी में ये मसले हैं और हमारे लिए आगाही, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कैसे कहते हैं, हम किसी से कम नहीं। ठीक है, माजूरी है, मगर हमारा दिमाग काम करता है, हमारी स्किल्स हैं और हम चाहते हैं भी पाकिस्तान में और यूके में लोग ये समझें भी, लोगों की अभी हसरतें हैं और ख्वाब हैं और हम मिलजुल कर रहें। जो भी हमारे दुकानों में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, सड़कें साफ करते हैं, शायद उनकी कोई माजूरी है मगर उनकी हसरतें भी हैं। लेट्स गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, लेट्स गिव देम अ चांस। साइमा, सो ब्रेव ऑफ यू कि आपने अपना जिक्र भी किया है, बिकॉज इनविजिबल डिसेबिलिटी की बात कर रही हैं। वाकई देख के तो इस तरह पता नहीं चल सकता, लेकिन इंसान किस किस चीज़ से गुजर रहा होता है, पर बहुत बात होती भी नहीं। एब्सोल्युटली बात भी नहीं होती। अच्छा साइमा, सो यू एंड जुनैद केम टुगेदर फॉर दिस वेरी नोबल कॉज, तो ये हुआ किस तरह, किसने किसको कॉन्टैक्ट किया, जरा बैक स्टोरी बताएं हमें। इट्स फैंटास्टिक, बहुत बहुत खुशी वाली बात है भी। जुनैद ने कितनी अचीवमेंट्स किए हैं। देखिए, उसने सिर्फ एक मैराथन नहीं भागा, उसने 2 मैराथन भागे हैं एक हफ्ते में। पहले बॉस्टन कर आया था और लंदन में शायद थोड़ी सी इंसान को थकावट हो, मगर नहीं, जुनैद साहब ने अपनी बॉस्टन मैराथन की टाइमिंग्स जो होती हैं वो बीट कर दी। 15 मिनट तेजी से भागा है। So it's an incredible achievement और ये करना सदका के लिए, चैरिटी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जब जुनैद ने मुझे कांटेक्ट किया भी, मुझे लंदन मैराथन में हिस्सा मिला है और स्कोप के लिए मैंने खुद से ही बोला भी, देखो लेट मी हेल्प यू, आई वांट टू सपोर्ट यू। और हम एक टीम बन गए, कॉलीग्स हैं, हम दोनों सहाफ़ी हैं। ऑफ कोर्स मैंने डोन में काम किया है, आप लोग जियो में काम करते हो, तो इट्स इम्पोर्टेंट टू टीम अप फॉर इम्पोर्टेंट कॉजेज। और बिकॉज जैसे मैंने बोला, मेरी भी एक इनविजिबल डिसेबिलिटी है, ये मेरे लिए बहुत अहम बात थी और बहुत खुशी हुई है भी हमने मिलकर ये अचीवमेंट किया। और जुनैद साहब ने पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया है, जियो का, और जियो का भी शुक्रिया भी, आप हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं भी, हम भी आगाही करें इन मसलों के लिए, डिसेबिलिटी के लिए, हिडन डिसेबिलिटी और विजिबल डिसेबिलिटी के लिए और हमारी फंड रेजिंग के लिए। मगर पंजाबी में करते तो ठीक है, और भी मजा आ जाता। बिल्कुल। थैंक यू साइमा, और इंशाल्लाह हम टीम अप करते रहेंगे। आप और जुनैद वहाँ टीम अप करते रहें, मतलब भागने के सिलसिले में, और हम यहाँ टीम अप करते रहेंगे आपको बुलाने के लिए। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है और ख़ास तौर पे एक यकीनन आप लोग भी पूछ रहे होंगे कि अभी तक हमने जुनैद ने जो मेडल्स पहने हुए हैं और द होल गेयर, क्योंकि हम ये तस्वीरों में देखते रहे, उस पर हमने क्यों नहीं बात की, तो करनी है बात, लेकिन एक ब्रेक भी लेनी है। और ब्रेक के बाद हमें पाकिस्तानी एथलीट सादिक शाह भी ज्वाइन करेंगे, जिन्होंने 4 दिहाइयों पुराना, एक्चुअली 4 दिहाइयों बाद एक रिकॉर्ड बनाया है। जरा आप थोड़ा सा आगे पीछे हो तो हम आपके हम आपको वो सुनना चाहते हैं, आवाज सुनना चाहते हैं, क्योंकि जितना आवाज आ रही है आपको, शायद आ रही होगी, हाँ, क्योंकि जितना ये देखने में माशाल्लाह जबरदस्त लगते हैं, मुझे उससे ज्यादा इनकी आवाज फैसिनेट करती है। खासतौर पे 2 है ना मेडल्स माशाल्लाह, तो वो जरा एक दूसरे को लगते हैं, और इस आवाज के साथ सेंस ऑफ अचीवमेंट एक्चुअली जुड़ा हुआ है। सो ट्रू। सो और माशाल्लाह अचीवमेंट तो करके आए हैं हमारे दोस्त। मज़ा भी शामिल। आपको पता है, एयरपोर्ट पे जाने से पहले इंग्लैंड में हमारे जो पाकिस्तानी ब्रिटिश दोस्त वो कह रहे थे कि हमारा बैल आ रहा है, पीछे हो जाए, क्योंकि जब आप चलते हैं तो फिर आवाज़ कुछ इसी तरह। जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहाँ सब स्टाफ ने कहना था कि अंग्रेजी में उन्होंने बोला कि मैन वी आर फैसिनेटेड विद द साउंड ऑफ दीज मेडल्स। तो सबके लिए अलग अलग अहमियत है। हाँ नहीं, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी जरा डिफरेंट है ना पाकिस्तानियों का, तो हम तो किसी चीज़ से भी मिला देते हैं। लेकिन ये जो आपने मेडल्स फिर आपको मिले, ये साइड पे भी हम जरा देख रहे हैं, ये सारी आपकी अचीवमेंट। जी, ये जो ब्लेजर है पाकिस्तान में ही बना है, आपको पता है इस्माइल फरीद ने ये क्रिएट किया, जिसकी बहुत इज्जत अफजाई हुई बाकी पूरी दुनिया में। पर ये मेडल्स की अहमियत ये है कि बॉस्टन मैराथन के मेडल्स तो तब्दील नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन में यूनिकॉर्न की एक अहमियत है उनके साथ।
उसी से वो कुछ कलर्स बदलते हैं, जबकि लंदन मैराथन का मेडल हर बरस तब्दील होता है। और इस बरस आपके सामने, और उसके बाद फिर आपका नाम और जो रनिंग टाइम है वो भी इसके ऊपर लिख देते हैं। वंडरफुल। तो ये पाकिस्तान में भी अब इसकी अहमियत है, लेकिन अमेरिका, यूरोप, बरतानिया में आप समझें कि स्पोर्ट्स को एक रिलीजन के तौर पे वो सेलिब्रेट कर, और यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता आगाही आ रही है। और जुनैद जैसे लोग जिनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लोग पसंद करते हैं, वो जब इस तरह के इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं या कर रहे हैं, तो वहाँ तो चलिए पाकिस्तान का नाम बन ही रहा है, वहाँ के लोगों के लिए लिटरली ये पहली दफ़ा तो एक अचंभे की बात थी कि इस तरह पाकिस्तानी उठ के आ गया, भाग रहा है। यहाँ भी लोगों को बहुत एक्नॉलेजमेंट। एक ट्रिविया जैसे कि, क्योंकि लोग समझ रहे होंगे भाई भाग रहे हैं कितना भाग लेंगे, लेकिन बहुत भागना है। इसमें आपको बता दें कि मैराथन का एक जो स्टैंडर्ड होता है वो 42 किलोमीटर 200 मीटर्स है। तो हम थोड़ा सा इस वक्त सोच रहे थे कि अगर तो आप कराची को जानते हैं तो फ्रॉम वेयर वी आर सिटिंग right down to the airport which is very far, तो आप अंदाजा करें कि आप इतना भाग रहे हैं, farther than the airport। हाँ, तकरीबन बहरिया टाउन आप यहाँ से आए चंद्रगिरी रोड से अगर पहुँच जाए तो हमने एनिमेशन में भी हम आपको दिखाने की कोशिश अगर आप लाहौर की कंपैरिजन की बात करें तो एयरपोर्ट से भी अगेन ठोकर या बहरिया टाउन की तरफ आप चले जाएं। बिल्कुल, तो ये कुछ एनिमेशन में भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अंदाजा हो। जी ट्रैक है जिसको वो बता रहे हैं। और बॉस्टन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ ये बॉस्टन मैराथन में शिरकत नहीं थी, बल्कि आपने पूछा क्यों इसकी अहमियत ज़्यादा है, तो जो जनूब एशिया, साउथ एशिया के 8 मुल्क हैं, उनकी नुमाइंदा एक तंजीम है साउथ एशियन सर्कल हॉपकिंटन शहर में, जहाँ से 1926 से बॉस्टन मैराथन स्टार्ट हो रही है। तो वहाँ ऐसे भी लोग थे अब्दुल्ला और हुमा के जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है, पर उन्होंने पाकिस्तानी की बॉस्टन मैराथन में शिरकत को सेलिब्रेट किया। उसमें रूता उपालकर है, चारुस्मिता राम है, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया इस खुशी में कि एक साउथ एशियन वहाँ से सफ़र करके अमेरिका आया बॉस्टन मैराथन। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, और तारीख देखिए 1926 से जो सफ़र शुरू हुआ हो, आज 2023 इतने बरस लग गए ये अचीव करते। असल में तो 1897 से हो रही बॉस्टन मैराथन, लेकिन ये सब अकेले की कामयाबी नहीं है, बहुत से लोगों की इसमें काविशें शामिल है और जियो न्यूज़ की बड़ी सपोर्ट शामिल थी। यहाँ पर सब लोगों ने उसकी अहमियत को समझा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी पाकिस्तानियों को में जाना चाहिए, क्यों हमें सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं और स्पोर्ट्स भी ऐसी हैं जिनको हम अहमियत देते हैं। देखिए आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान का भी, जियो न्यूज़ का भी नाम रोशन कर रहे हैं। और ये क्रिकेट ही नहीं और भी बहुत से, ये हम कितने अरसे से कह रहे हैं और जुनैद ने तो खैर ये करके भी दिखाया है। मैंने इनसे वादा लिया है कि जियो न्यूज़ और जियो पाकिस्तान का भी छोटा सा लोगो यहाँ प्रिंट करा के जाएंगे। उस पे हुमा और मेरी तस्वीर भी होगी, क्योंकि हम दोस्त हैं ना, तो हम दोस्ती की खातिर। जी बिल्कुल, अभी आपको लोगो लगाएंगे। सादिक शाह आपके बॉस्टन मैराथन के साथी, एक्चुअली लंदन मैराथन के साथी, वो हमारे साथ मौजूद हैं और लंदन मैराथन में सादिक ने एक रिकॉर्ड बनाया। शाह साहब शुक्रिया, मुबारक को बहुत बहुत। माशाल्लाह आपने 2 घंटे 55 मिनट और 20 सेकंड में ये 42 किलोमीटर और 200 मीटर का फासला तय किया और तेज तरीन पाकिस्तानी बने हैं। 42 साल तारीख आपने रकम, 42 साल बाद एक तारीख रकम की है। सो हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, अब तक कितनी मैराथन्स में आप शिरकत कर चुके हैं कि माशाल्लाह रिकॉर्ड ही बना दिया? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं 3 दफ़ा इंटरनेशनली मैराथन भाग चुका हूँ, जिसमें से 2 दफ़ा मैं इस्तांबुल कर चुका हूँ 2022 में, और इसके अलावा जो है ये मेरा 3rd मैराथन था जो बहुत बड़ा मैराथन समझा जाता है। आई थिंक टॉप 3-4 में है दुनिया में, तो ये मेरी सबसे तेज़ तरीन थी। इससे पहले 2002 और 2022 में 20-20 मिनट का वो रहा है, मेरा इम्प्रूवमेंट रही है। इस दफ़ा बहुत ही मतलब ये 3rd टाइम बहुत बेहतर रहा। मतलब जितना आप लोगों से बात हो रही है जुनैद से और सादिक अब आपसे भी, इट्स सो इंस्पायरिंग, क्योंकि अक्सर लोग ये इस्तांबुल और ये मतलब इन जगहों पे जाके फिरेंगे टूरेंगे भागेंगे तो नहीं, लेकिन आप लोगों का फोकस इज़ लाइक टोटली डिफरेंट। ये रिकॉर्ड जो अभी आपने बनाया इसके बारे में तो हमें पता है, लेकिन अब तक और कितने आप रिकॉर्ड बना चुके हैं? अब तक का बेहतरीन जो है वो यही था लंदन मैराथन, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत हुई थी। हमने जो पूरा ट्रेनिंग ब्लॉक था वो कोई 5-6 महीने बहुत ही डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंसी हर दिन, हत्ता कि कोई ऑफ डे में लेता ही नहीं था। कोई अगर कभी कोई तबीयत ख़राब हो या बुखार हो तभी ऑफ लिया है। बहुत ही रिलीजियसली इस ट्रेनिंग ब्लॉक को फॉलो किया है।
ये अचीवमेंट ऐसे दैट तो इज हो नहीं पेड सकती ऑफ एज वेल। सादिक, सो ये भी बता दीजिए, आपने तो इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग ली ही और उसके बाद नताइज भी है माशाल्लाह हमारे सामने। जुनैद भी आपके साथ मैराथन के साथ ही रहे हैं, तो आप लोग कुछ टिप्स भी शेयर करते थे, ये भी आपके साथ ही ट्रेनिंग यहाँ करते थे, क्या क्या मामला हैं? जी, जुनैद जो है वो उनके साथ हमने ट्रेनिंग में सारी तो नहीं कहूँगा कि साथ करी है, लेकिन हमने काफ़ी कुछ रन साथ करी हैं। और इसके अलावा जो है वो ऑब्वियसली उनका प्रोफेशन डिफरेंट है, उनका स्केड्यूल डिफरेंट है, मेरा प्रोफेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें हमने साथ करी, लेकिन डिस्कस बहुत किया है रनिंग को, चीज़ें एक दूसरे से समझी हैं हमने। और उनका भी आपके सामने कितना उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है 6 दिन के अंदर पे आप लोगों का कनेक्शन हुआ है डेफिनेटली। अच्छा, आगे का क्या प्लान है? बिकॉज हमें ये तो पता है कि जुनैद से भी बात करके पता चल गया कि मज़ीद मैराथन्स होंगे, तो अगली मैराथन कौन सी है आपकी? जी, अभी मैं रजिस्टर्ड हूँ बर्लिन मैराथन के लिए, जो एक और मेजर मैराथन है, बहुत बड़ा मैराथन है। इसके अलावा मेरा शिकागो है, और जो लंदन में टाइम हुआ था मेरा, वो बॉस्टन के लिए भी मैंने क्वालिफाई कर लिया। जो मेरे एज ग्रुप में मुझे 3 घंटे 5 मिनट में भागना था, उससे मैं 10 मिनट तेज़ भाग चुका हूँ। तो बॉस्टन, तो ये 3 और मैराथन है, और ये तीनों मेजर में है, क्योंकि 6 टॉप मैराथन्स होती हैं दुनिया में, उसमें से एक मैं कर चुका हूँ, 2 इस साल और फिर एक नेक्स्ट ईयर, और फिर इंशाल्लाह 2 और। माशाल्लाह आपका स्केड्यूल तो भरपूर तैयार है। गुड लक फॉर दैट सादिक। सादिक और फैसल ने लंदन मैराथन की तैयारी के लिए 1500 किलोमीटर रनिंग की है कराची की सड़कों पे 3 महीने में। वैसे ये ट्रेनिंग क्या होती है? सो यू न्यू यू वर गोइंग, वैसे तो ऑब्वियसली आप करते ही हैं, यू लाइक टू रन, इतने क्लब्स में आप हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मैराथन के लिए क्या हुआ? मैराथन ट्रेनिंग के लिए 70 किलोमीटर कम से कम एक हफ्ते में आपको भागने हैं। बेसिकली स्टेमिना आप अपना बिल्ड करते हैं। तो आप बिल्ड करते हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग है, स्प्रिंट्स हैं, लॉन्ग रन्स करते हैं, स्लो रन्स करते हैं, वो पूरे हफ्ते में उनको शेड्यूल किया जाता है। लेकिन 70 किलोमीटर एक समझ लीजिए एक मयार है, इससे कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकता है। पर सादिक और फैसल शफ़ी की तो बहुत ही शानदार ट्रेनिंग थी, इन्होंने तो 100 किलोमीटर या 120 या 25 किलोमीटर एक हफ्ते में 7 दिन में ये भागते थे। पेस रखनी पड़ती है जिन्हें ड्यूरिंग अ मैराथन मुख्तलिफ हो सकती है। आपके स्लो रन्स में आप स्लो भागते हैं, पेस मुख्तलिफ होती है, स्प्रिंट्स और इंटरवल्स में तेज़ भागते हैं, और हार्ट रेट की ट्रेनिंग, अपनी फिजिकल एंड्योरेंस की ट्रेनिंग, डाइट, तो आप बड़े अवेयर रहते होंगे अबाउट एनी चेंजेस टू योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा आपको अपने मुतालिक देखभाल कर चलना पड़ता है। एक ज़रा सी इंजरी आपको पूरी रेस से बाहर कर सकती है। ट्रू। जुनैद, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। कीप शाइनिंग ब्राइट। थैंक यू। और इंशाल्लाह ऑब्वियसली दिस इज नॉट द एंड। मैराथन विद यू समडे इन कराची। टोक्यो का हमने प्लान बनाया। ठीक है, क्योंकि टोक्यो जाने का हमें, आपको पता है कि फिरने का शौक है, जुनैद को भागने का शौक है, तो हम कुछ कर ही सकते हैं साथ में। तो जब ये भाग रहे होंगे तो हम इनके लिए तालियां बजा रहे होंगे। देखिए, आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। हमारे यहाँ पे एक दोस्त हैं नौशरवान अली, जो कि यूनिलीवर के साथ वाबस्ता है, बड़ा नाम है वो। उन्होंने भी रनिंग शुरू की 1-2 बरस पहले। अब वो बर्लिन और लंदन दोनों भाग चुके हैं। तो आपके लिए भी नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है, कर सकते हैं। जुनैद, थैंक यू फॉर बीइंग। अभी हम लोग फिलहाल ट्रेडमिल से ही गुजारा कर रहे हैं। लेट्स सी कब हमें ये जज्बा और जुनून हमें पैदा होता है कि हम ये सड़कों वाला मामला ये रुख इख्तियार करें। 42 किलोमीटर। Congratulations जुनैद, congratulations सादिक शाह, congratulations साइमा and everybody who has been a part of these marathons। जुनैद से बातें करके ना हमें थोड़ा सा स्पोर्ट हुआ है। तो वैसे तो क्रिकेट तो हमें होता ही है। कराची में खेले सीरीज़ के तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 26 रन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज़ में फैसला कुन बरतरी हासिल की है 3-0 से। और इसलिए भी अहम है कि 12 साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में हमने कामयाबी हासिल की है। इसी पे ज़रा हम बात करेंगे। हमारे साथ ही दोस्त और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद होंगे इन जस्ट अ बिट। लेकिन बड़ी अचीवमेंट है, और ख़ास तौर पे आप जिस तरह अब्दुल्ला आपने बताया है ना, मेरे पास है आपका कागज़। ओह यस, सॉरी, कभी कभार हम रख लेते होते हैं चीज़ें। तो जल्दी से आपको थोड़े से स्टैट्स भी बता दें रिगार्डिंग दिस। तो जी, कौमी टीम की जानिब से ओपनर इमामुल हक ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया, और कितने बनाए? 90। हम शुरू में भी पिछले घंटे में बात कर रहे थे, जब इंसान 90 बना लेना तो दुख होता है कि उसका पूरा 100 क्यों नहीं बना। पूरी सेंचुरी होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। और बाबर आजम 54 रन उन्होंने बनाए, और बाकी भी बैटर्स आए, उन्होंने थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन की, और टोटल स्कोर बना 287 का, विच फॉर एन ODI इज़ अ वेरी, इतना कोई ख़ास स्कोर है नहीं, बुरा भी लेकिन
300-350 और मतलब बहुत ज्यादा स्कोर जाता है। हम ही ने बनाए और है और कराची की पिच और है, सो हम कंप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि इवन दिस वाज इनफ, इससे ज्यादा करने की कोई खास जरूरत भी नहीं थी। बिकॉज फिर अगली टीम आई और फिर वो ढेर हो गए, सारे ऑल आउट ही हो गए और उन्होंने 26 रन से शिकस्त खाली। वो जो मुंह की खाई वाले साइड टर्म्स होते हैं ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे बहुत मायूब लगती है बातें। अगर कोई शिकस्त खा जाए तो इस तरह की बातें उसे करनी चाहिए कि मुंह की खाई नहीं, वो सिर्फ वो पॉलिटिकल उनमें होता है, या फिर अगर कोई दो मुल्कों की दुश्मनी हो, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो फिर हम इस तरह की बातें करते हैं और मुनासिब भी लगती हैं बातें। नहीं, मुनासिब नहीं लगती, तब भी मुनासिब नहीं लगती, तब भी नहीं लगती। ये कुछ टर्म्स हैं, हमें अपनी जिंदगी से ये 2 टका और ये इस किस्म की चीजें ना, वी नीड टू देखा। ये बात मैंने ही इन्हें बताई है कि मुंह की खाना वाना ना अब बस ऑब्सोलीट हो जाना चाहिए। अभी सिकंदर बख्श से हम बात करते हैं। सिक्कू, बताइएगा भाई, क्या ज़बरदस्त हमारे लड़कों की परफॉर्मेंस रही है। एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि भाई न्यूजीलैंड की टीम बहुत से तजर्बाकार खिलाड़ियों से खाली है। सो बट इवन देन वी डिड वेरी वेल। नहीं, वो तो है, खाली है, मगर फिर भी वी आर डूइंग वेल। और कल की जो खास बात थी जो मेरे हिसाब से, वो फील्डिंग थी। अब ये देखिए कि इतनी ज़बरदस्त फील्डिंग की, पहले तो उन फील्डिंग रनआउट्स की वजह से जो है ना वो मैच जीते हैं। शुरू के अंदर इनिशियली 83 फॉर नो लॉस था उनका, फिर वो एक लड़का रन आउट हुआ, सलमान आगा की जो है वो मतलब एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थ्रो ने उसको डायरेक्ट हिट किया है। उसके बाद से फिर दूसरी विकेट भी वो एक बहुत ही ब्रिलियंट थ्रो थी वसीम की। तो हमारी कल जो ग्राउंड फील्डिंग थी ना, उसका म्यार बहुत हाई क्लास था और 2-3 जगह तो और भी उनकी रन आउट्स होने थे। पता नहीं कल वो क्यों इतने सुस्त थे, या तो उन्होंने लंच बड़ा ज़बरदस्त कर लिया था, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी अच्छी नहीं थी। और पाकिस्तान की मतलब हर शोबा अच्छा होना चाहिए ना। बैटिंग में हम रन कर रहे हैं, बॉलर्स हमारे बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, तो कल जो है जो स्टैंडर्ड था फील्डिंग का और थ्रोज का वाज एक्सेलेंट और सुपर था। सो हमारी फील्डिंग का स्टैंडर्ड था सुपर। आप बताइएगा, अब हमने 3 मैचेस खेल लिए, तीनों जीत लिए। आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए, एशिया कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए हमें बाकी 2 मैचेस में कुछ तब्दीलियां करके तजर्बात कर लेने चाहिए क्योंकि हाँ, ये तो जीत ही लिया। मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि जो लड़कों की बैटिंग नहीं आई ना, कल थोड़ा सा सलमान ने थोड़ा 31 रन कर लिए हैं, उससे पहले नवाज ने बैटिंग कर ली, शादाब ने 21 रन कर लिए। तो मैं यही कह रहा था कि इन लड़कों को थोड़ा ऊपर कर देना चाहिए। अगर रिजवान और बाबर नीचे आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नीचे आकर खेलने, इन लड़कों को भी प्रैक्टिस दे दें, तो उससे ये होता है कि वो आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है। और इसके अलावा तो और कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं। वो इसी तरह बॉलिंग में भी थोड़ी रोटेशन कर लें और खासतौर पर जो आखिरी मैच हो ना, अपनी फुल वो टीम खिलाएं जो आप पाकिस्तान से खिलाना चाहते हैं, जो आपके जहन में, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारी टीम कहाँ खड़ी हुई है। वैसे टीम इतनी जबरदस्त नहीं है न्यूजीलैंड की, मगर स्टिल यू विल गेट एन आइडिया हम कहाँ खड़े हैं। और अगर हम 5 मैच जीत जाते हैं तो वी विल बी नंबर 1 फॉर सम टाइम, नॉट कोई बहुत लंबे अरसे के लिए, 5-6 दिन ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स ने बता रहे थे। तो दिस इज माई आइडिया। बहुत शुक्रिया आपका सिकू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। दूसरा मैच आज है, चौथा मैच आज है कि कल? अच्छा, एक बात आप लोगों ने नोटिस की है, जब हमने नहीं अच्छा परफॉर्म किया होता ना पाकिस्तानी टीम ने, तो हमारी बातें भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी होती है कि क्या हुआ, इसने क्यों नहीं परफॉर्म किया, क्या चेंज कर सकते हैं। जब माशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाए तो व्हाई डिस्कस इट सो मच, वी आर डूइंग यू नो अ स्टेलर जॉब। और खास तौर पे फील्डिंग की तारीफ हो जाना बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, उधर इमरान खान जो है वो काफ़ी देर पहले के रवाना हुए हैं फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, हाई कोर्ट में उन्हें पेश होना है। दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारिजा हमारे, वो भारत जा रहे हैं और गोवा में कॉन्फ्रेंस है और वहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। एक्चुअली हो चुके हैं। सो 10 बजे एक्चुअली उन्होंने जाना था, यस, रवाना होना था। सो दैट इज़ इट। सो अ लॉट हैपनिंग ओवर देयर। In the meantime, आपको पता ही है कि जियो न्यूज़ विल कीप यू अपडेटेड विद द डेवलपमेंट्स, और भी आपको पता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो भी होती हैं, एंड वी विल सी यू। और एजाज सैयद जो हमारे साथी हैं ना, गोवा में मौजूद हैं। तकलीफ सारी ही है तकलीफ सारी है, ठीक है। अब जरा जाते जाते बात की है और कुछ बस यही है। ओह वेल, बेसिकली मेरा ख्याल है कि ओपनिंग हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, या तो भाई आप डिसाइड कर ले आपने क्या टोक्यो वहाँ जाना है मैराथन पे, या फिर गोवा तो जाना ही था। गोवा तो जाना ही था। टू लेट फॉर दैट। वील सी यू टुमारो। बाय, हैव अ ग्रेट डे।